स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे रॉकेट इंजन के पार्ट्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ समझिए रॉकेट इंजन जो है कोई ज़्यादा तिगड़ों वाला चीज़ नहीं है। रॉकेट इंजन बस केमिकल एनर्जी को लेता है और उससे यूजेबल थ्रस्ट में बनाता है। और यहाँ पे समझिए कि रॉकेट वैक्यूम में कैसे काम करता है, स्पेस में कैसे काम करता है, क्योंकि वो प्रोपेलेंट को रिएक्शन मास के तौर पे यूज़ करता है। यानी कि वो प्रोपेलेंट पीछे फेंकता है और उसका रिकॉइल उसे आगे ले जाता है। इसीलिए वो अंतरिक्ष में काम कर सकता है, इसीलिए ग्रेविटी वेल के इंडिपेंडेंट वो काम करता है। उसे जमीन नहीं चाहिए कि जब जैसे आपका चक्का जमीन पर रिएक्ट करता है तभी आप चल रहे हो ना। अगर जमीन हटा दोगे तो चक्का तो गोल गोल घूमता ही रह जाएगा। तो वैसा यहाँ नहीं होता है। अब ये बात ज़रूर समझिए कि रॉकेट इंजन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और मैंने बहुत सारे पार्ट्स का अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दिया। यहाँ मैं एक ओवरऑल पिक्चर दूंगा ताकि मतलब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को मिले कि अच्छा ये करने से ये यहाँ प्लस माइनस अप डाउन होता रहता है। तो यहाँ पे समझिए जनरली जितने भी अच्छे स्पेस रॉकेट्स हैं, मैं मिसाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेस रॉकेट्स हैं, जनरली दो पार्ट कंपोनेंट पे चलाए जाते हैं और ये दो पार्ट जनरली मिशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि अगर आप सैटर्न 5 देखेंगे तो सैटर्न 5 का बूस्ट स्टेज का अलग रिक्वायरमेंट था, लेकिन अपर स्टेज का जो जिसका काम था कि मून का इंसर्शन बर्न करे उसका अलग रिक्वायरमेंट था। तो उसके हिसाब से प्रोपेलेंट मिक्स चुना जाता है। जैसे कि आप कौन सा ऑक्सीडाइजर यूज़ करो। जनरली अगर आपको है कि नॉर्मल आप मैनेज कर सकते हो तो आप लिक्विड ऑक्सीजन करोगे, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा है कि आप बहुत सहारा डेजर्ट से लॉन्च करना चाहते हैं तो आप नाइट्रस ऑक्साइड इस्तेमाल कर सकते हो ताकि वो मतलब बॉयल ऑफ ना हो। तो डिपेंड करता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हर ऑप्शन का कुछ फायदा कुछ नुकसान होता है। तो आप मिशन के हिसाब से सेलेक्ट करते हो कि मैं करना क्या चाहता हूँ और कौन सा प्रोपेलेंट द बेस्ट हमको दे देगा ऑप्शन। और वही समझिए लिक्विड फ्यूल लिया जाता है, लिक्विड ऑक्सीडाइजर जनरली बेस्ट माना जाता है। फ्यूल के केसेस में सबसे बम बम ताकत देने वाला होता है किरोसिन का बड़ा भाई यानी RP1। वो समझिए किरोसिन को लेकर जबरदस्त प्यूरिफिकेशन अगर उसमें किया जाए तो वो RP1 बनता है। और लिक्विड ऑक्सीडाइजर के केस में लिक्विड ऑक्सीजन ही वन ऑफ दी बेस्ट है। ये जनरली काफ़ी अच्छा आपको देता है, लेकिन यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ को बैलेंस करना होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक इंजन सारा काम कर सकता है। जैसे कि रैप्टर इंजन काफ़ी अच्छा बन रहा है, मर्लिन सक्सेसफुल है, दुनिया का इकलौता इंजन है जो इकलौते सिस्टम में लगाया गया है जो लैंडिंग करता है। तो क्या वो वन ऑफ द बेस्ट इंजन है? नहीं, उसका बहुत सारा लिमिटेशंस है। लेकिन बात होता है कि बैलेंस आपका मैच कर रहा है कि नहीं। अगर आप बैलेंस करा लेते हो बल्ले बल्ले रहोगे, बैलेंस नहीं कराते हो सिर पिटते रहते हो, फर्क नहीं पड़ता उसका पावर कितना है या ये अच्छा है या वो अच्छा है और रशिया ने ये बना लिया वो बना लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस है कि नहीं, मतलब पूरा इकोसिस्टम में वो कैसा सूट कर रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ जो आप लोग को देखना होता है, सबसे पहला होता है कॉस्ट। ऑब्वियसली आप बना ही नहीं पा रहे हो या बनाने में लुट जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। और कॉस्ट में मत समझिए दोनों बात होता है, टाइम और कॉस्ट दोनों एक साथ चलता है। यानी कि मान लीजिए कोई इंजन है जो आप फटाफट बना रहे हो उसका दाम कम रहेगा, फर्क नहीं पड़ता उसमें कितना महंगा चीज़ लग रहा है या कितना एडवांस या कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट्स लग रहा है, क्योंकि टाइम के हिसाब से उसका दाम जाता है। तो अगर आप हर दिन अगर आप इंजन बनाने लगते हो तो दाम घट जाता है। इसीलिए आपका मोबाइल फ़ोन सब इतना सस्ता होने लगा, फिर फटाफट बनने लगा तो दाम घट जाता है। कॉस्ट। फिर हो गया पावर, कितना ताकत चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ड्रैको इंजन के बारे में बात करें जो ड्रैगन कैप्सूल में लगाया गया, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं बनाया गया कि भैया रॉकेट खींचो, उसको बनाया गया कि अगर इमरजेंसी हो तो आपका कैप्सूल को खींच ले, उससे ज़्यादा कुछ नहीं उसको करना है। और अगर बहुत ज़्यादा डिमांड पड़ता है तो ISS को रीबूस्ट करने में दाएं बाएं करके कुछ किया जा सके। फिर हो गया आपका पावर, तो वो हो गया। फिर हो गया कंट्रोल, आप उसको कितना आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ कुछ केसेस में कई जगह पे लोग डम इंजन प्रेफर करते हैं कि भैया मैंने बस चालू कर दिया ना, तुम जाओ, अब बाकी काम मैं दाएं बाएं से कर लूँगा। तो कंट्रोल होता है। फिर उस कंट्रोल के केस में अलग चीज़ भी डिमांड हो सकती है। जैसे आप चाहते हो कि वो स्पेस में रीस्टार्ट हो सके, तो रीस्टार्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्रोपेलेंट मिक्स चेंज कर दो, उसे हाइपरगोलिक से रिप्लेस कर दो, या आप कुछ ऐसा रखो कि जैसे टी टैप का इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो किरोसिन और ऑक्सीजन को छूते ही बूम कर देगा, तो वो आग लगा सकता है। या तो आप इलेक्ट्रिकल स्पार्क रखो, फिर लेकिन आपको उसके लिए गैस चेंबर बनाना पड़ेगा ताकि वो मतलब वैक्यूम में काम कर सके। तो सबको आपको बैलेंस करना है, कंट्रोल कैसे करते हैं। फिर लाइफ स्पैन, ये बहुत नया रिक्वायरमेंट है। कारण ये है कि जब तक फाल्कन 9 बना नहीं था तो लाइफ स्पैन के मामले में सिर्फ एक इंजन आप कह सकते हो है कि वो था स्पेस शटल गया उतरा फिर गया फिर उतरा, तो उसका इंजन कई बार यूज़ होता था। थ्री जो मेन इंजन थे, लेकिन जनरली लाइफ स्पैन के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता। इंजन बनाया जाता है, वो मतलब 2-3 मिनट टिक जाओ उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। तो आज के टाइम में यही सब चीज़ को बैलेंस करना था। लाइफ स्पैन थोड़ा नया है कि अब हर इंजन को बनाने टाइम लाइफ स्पैन के बारे में सोचा जा रहा है कि क्या इसे कल को मैं रीयूज़ कर सकता हूँ। तो इसीलिए अगर जो लोग केरोसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो बार बार सफ़र करेंगे लाइफ स्पैन के केस में। इसीलिए मतलब समझिए फाल्कन 9 को भी उसको ये जो कंपनी ने फाल्कन 9 बनाया वो खुद भी बोल रही है कि भैया केरोसिन से नहीं काम चलेगा, वो मीथेन पे कूद रही है।
तो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, यानी कि टर्बो पंप के बारे में। तो टर्बो पंप के हिसाब में समझिए कि यही होता है रॉकेट इंजन का कोर। मतलब ये जो आप इम्पेलर सिस्टम देख रहे हैं, यही है जान रॉकेट का। ये F1 इंजन का है। ये चलता है बल्ले बल्ले, ये नहीं चल रहा है आपका कोई मतलब नहीं है। और यही समझिए इंजन को चलाने का ताकत कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से लाया जा रहा है। जैसे कि आपके केसेस में इंजन को स्टार्ट करने का ये होता है, स्टार्ट करने के केसेस में आपका ये स्टार्टर मोटर करता है। फिर अगर हाई परफॉर्मेंस इंजन के बारे में बात करेंगे तो उसमें देखते हैं ना, उसमें टर्बो पंप होता है जो उसमें एनर्जी डालता है। या बहुत हाई परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो सुपर चार्जर इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ही समझिए ये वही का काम कर रहा है, क्योंकि अगर बिना इसके आप चलाए लिक्विड ऑक्सीजन और मतलब लिक्विड मीथेन डाल के जलाने की कोशिश किए, वो जलेगा, बस वो फ्लेम थ्रोअर बनेगा, रॉकेट इंजन नहीं बनेगा। क्योंकि मैंने बताया था प्रोपेल्टर मास फेंकना होता है, मतलब आपको किलोग्राम फेंकना हो रहा है तब किलोग्राम का थ्रस्ट आप पे बनेगा। आप फेंक ही नहीं रहे हो तो फर्क क्या पड़ता है। तो अब मान लीजिए जैसे आप कोई चीज़ बहुत तेज फेंक रहे हो लेकिन बहुत हल्का है, तो भी आप कर सकते हो। या जो चीज़ बहुत तेज नहीं फेंक पा रहे तो ज़्यादा फेंको तो भी कर सकते हो। तो जनरली आपको कुछ फेंकना पड़ेगा। उसी का काम टर्बो पंप का होता है कि वो उतना स्पीड से ये सब काम कर सके। जैसे कहते हैं ना लीटर पर सेकंड, यही इसी का काम होता है, लीटर पर सेकंड को बहुत बड़ा नंबर बना देना। और फिर यहाँ पे समझिए कि ये सब कुछ चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पागल जितना एनर्जी चाहिए होता है। यानी कि मेगावाट्स में बात होता है, बहुत बड़े बड़े मेगावाट्स में बात होता है। यानी 20 मेगावाट, 30 मेगावाट, 50 मेगावाट, ये सब के लेवल का पावर का बात किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर खाता है। तो इसको चलाया कैसे जाए? इसको चलाने के लिए जनरली छोटा रॉकेट बनाना पड़ता है। और छोटा रॉकेट को जनरली ये समझिए कोल्ड रॉकेट कहा सकते हैं आप। कोल्ड रॉकेट का मतलब क्या हुआ? कोल्ड रॉकेट का ये हो गया कि वो ओवरफ्लो किया जाता है। कोई भी एक कंपोनेंट को ओवरफ्लो करेंगे। जैसे कि फाल्कन 9 के केस में ये किया जाएगा कि जरूरत से ज़्यादा किरोसिन डाल दे, थोड़ा ही ऑक्सीजन डाले। आप मैथमेटिकली हिसाब लगा सकते हो कि इतना फ्लो रेट पे मेरा फ्यूल रिच बन रहा है। फ्यूल रिच बनने का साइड इफेक्ट होता है कि, साइड इफेक्ट नहीं क्योंकि वो परफेक्ट साइक्योमेट्रिक रेशियो नहीं हो रहा है, मतलब कि पूरा एनर्जी जो किरोसिन में था वो वेस्ट हो जा रहा है। साइड इफेक्ट कि वो ठंडा है, बेनिफिट वो ठंडा है, टरबाइन ब्लेड आपका पिघल नहीं जाएगा। तो इसीलिए वो जनरली किया जाता है। तो आप चूज़ कर सकते हो डिज़ाइन में, अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग चीज़ चूज़ किया जाता है। कुछ कुछ केसेस में लिक्विड ऑक्सीजन को ज़्यादा भेजा जा सकता है कि मतलब आप प्रोपेलेंट जला दिए और उसको ओवरफ्लो कर दे रहे हो ऑक्सीजन से। तो ऐसा क्यों करेंगे? बात है कि अगर मान लीजिए आपका ऑक्सीजन लाइटर है तो जनरली आप ऑक्सीजन बहाना आपके लिए फायदेमंद है। साइड इफेक्ट है कि ऑक्सीजन गर्म होने पे, यानी कि अराउंड 600-700 डिग्री सेल्सियस पे वो रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है और उसके ऊपर आप ये डाल रहे हैं, इसीलिए जनरली फ्यूल रिच प्री बर्नर को प्रेफर किया जाता है। ऑक्सीजन रिच प्री बर्नर इसीलिए उतना पसंद नहीं, क्योंकि मेटलर्जी आपकी अच्छी होनी चाहिए। रैप्टर का यही खास बात है कि उसमें दोनों है, फ्यूल रिच है और ऑक्सीडाइजर रिच, दोनों अलग अलग प्री बर्नर दिया गया है। और टर्बाइंस पे भेजा जाता है। जैसे यहाँ पे बेस लेवल पर टर्बाइन पे एग्जॉस्ट जा रहा था, टर्बाइन घूमता है, वही ये मेन शाफ्ट घुमाता है। ये पुराने रॉकेट का सिस्टम कर दिया, तो यही टर्बो पंप है। अब टर्बो पंप के बाद जाता है आपका प्रोपेलेंट्स इंजेक्टर्स पे। इंजेक्टर का काम होता है कि फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को मिक्स करना प्रॉपरली। क्योंकि ये समझिए कि अगर आप एक बाल्टी लिक्विड ऑक्सीजन ले तो एक बाल्टी मीथेन ले तो ऐसे फेंक दे तो कुछ नहीं होने वाला उसका, कुछ नहीं होगा। ज़्यादा केसेस में आग भी नहीं लगेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों का काम मतलब जो ऑक्सीडाइजर और फ्यूल है दोनों को मिक्स करना ज़रूरी है। और प्लस कुछ कुछ फ्यूल का रिक्वायरमेंट होता है कि लिक्विड स्टेट में वो नहीं जलेगा, उसे एटमाइज करना होगा। जैसे कि जेट फ्यूल का ये रिक्वायरमेंट है कि उसको जेट फ्यूल पे आप माचिस भी डाल दोगे वो आग नहीं पकड़ने वाला। आप डीजल के साथ ट्राई कर सकते हो, जब तक डीजल बहुत गर्म ना हो या 50 डिग्री से ऊपर ना हो तब तक वो आग भी नहीं पकड़ता है। फ्लैश पॉइंट उसका बहुत हाई है, तो वही समझिए किरोसिन का और हाई है। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि जब तक वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में नहीं बदलेगा आप इग्नाइट ही नहीं कर पाएंगे। वो मतलब समझिए आग को बुता सकते हो आप किरोसिन से। ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि फ्लैश पॉइंट अगर कोई पॉइंट पहुंच गया तो हो जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ऑक्सीडाइजर आपको मिक्स करना होता है, और मिक्स करने का काम होता है कि आपको ये दोनों चीज़ को आप कंट्रोल कर रहे हो तो आपको एक वेक्टर फॉर पावर आउटपुट मिल जाता है। यानी कि इसको आप थ्रॉटल कर सकते हो। यानी जो आपका पिंटल इंजेक्टर है इसको आप छेड़खानी कर सकते हो कि इससे मैं ऑक्सीजन फ्लो कम कर दूं या टोटल इनपुट आउटपुट कम कर दूं। क्योंकि जनरली सबसे ज़्यादा कंट्रोल आपको मिलता है टर्बो पंप से। टर्बो पंप के बाद दूसरा और कोई कंट्रोल चाहिए तो आपको जनरली इंजेक्टर पर ही कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके सिवा और पास कोई और कंट्रोल वेक्टर नहीं है। तो ये दो चीज़ कंट्रोल मिलता है। और बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, मतलब अलग अलग कंपनी, अलग अलग कॉर्पोरेशन, अलग अलग टाइम में अलग अलग डिज़ाइन होता है। जैसे कि बहुत पहले या बहुत गरीब लोग हैं तो आप शावर हेड बना सकते हो। और शावर हेड इसलिए बोल जाते थे, लोग एक्चुअली दुकान से शावर हेड खरीद के डालते थे। छोटे रॉकेट में काम करता है, ज़्यादा पावरफुल नहीं होता लेकिन काम करता है। फिर थोड़ा सबसे अभी सक्सेसफुल है पेंटल टाइप का। फिर सस्ते में सब चीज़ अच्छा दे दे वो स्वर्ल टाइप इंजेक्टर है, ये कोपनहेगर सब ऑर्बिटल इसे बना रहे हैं। और आपका पेंटल फाल्कन 9 इस्तेमाल करता है। शावर हेड आजकल कहीं नहीं इस्तेमाल करता, बट आप समझ सकते हो कुछ भी करना है जो आपका हाई प्रेशर लिक्विड को लेके उसे एटमाइज कर सके, या तो हो सके गैस में ही लाए। और ये है सैटर्न 5 का मेन इंजन का, F1 इंजन का ये मेन छेद किया जा रहा है। तो इसमें छोटे छोटे छेद आप ऐसा रखोगे कि मतलब अगर किरोसिन अगर सेंटर से आ रहा है तो दोनों साइड से ऑक्सीजन उसे फोर्स कर रहा है, मिक्स कर रहा है, एटमाइज कर रहा है। जब तक ये बढ़िया से होता है तभी तक आपका अच्छे से इंजन चलेगा। और ये आपका ये समझिए कि आग इसको कभी नहीं छूना चाहिए।
बोले 1 मिनट, ये रॉकेट इंजन के अंदर का हिस्सा है, इसमें आग कैसे नहीं जाएगा? यही तिगड़म होता है कि इसको इतना फ्लो रेट रखना होता है कि आग इसके पास छूने का कोशिश करे लेकिन छू ना पाए। मतलब इसके नज़र से अगर देखें तो आग मतलब यहाँ है, मतलब स्प्रे निकल रहा है, स्प्रे इतना फोर्स से निकल के आग उस तक चढ़ ही नहीं पा रहा है। मतलब आग यहाँ पे आप मेंटेन रखो। ये सेम जेट इंजन के उसमें फ्लेम थ्रोअर में भी किया जाता है। जेट इंजन के अंदर जो कंबस्टन चेंबर होता है उसमें भी ये किया जाता है, फ्यूल इतना स्पीड से फेंका जाता है आग वहाँ लग जाए लेकिन आग पीछे ना आ पाए। ये बैलेंस हमेशा करें क्योंकि इसको अगर आग छुआ पिघल जाएगा। तो ये समझना जरूरी है कि आग इसको नहीं छूए। और इसी से इंजन को कूलिंग में भी मदद मिलता है। बोले भाई 1 मिनट, ये फ्यूल डाल रहा है, ऑक्सीडाइजर डाल रहा है, इससे ठंडा कैसे हो जाएगा इंजन? बात है कि इंजन जनरली एक चीज़ से रिच हमेशा रखा जाता है। जनरली अगर आप स्पेस शटल का बात करेंगे तो स्पेस शटल के केस में हाइड्रोजन ओवरफ्लो किया जाता था। तो कर क्या सकते हैं, अगर आप एज ए डिज़ाइनर हो तो आप कर क्या सकते हो? आप कर सकते हो कि भैया सेंटर में बम बम जलाओ, साइक्योमेट्रिक रेशियो, यानी कि एकदम प्योर, कि इतना लीटर हाइड्रोजन भेजेंगे, इतना लीटर ऑक्सीजन भेजेंगे, परफेक्ट रेशियो होगा, बल्ले बल्ले। थोड़ा सा बफर चेंज कर लीजिए, इनफिशियंसी, क्योंकि होता है कोई भी चीज़ 100% नहीं होता, थोड़ा सा इफिशियंसी होगा, ठीक है, आपने उसके हिसाब से कर दिया। लेकिन आपको उससे बहुत ज़्यादा गर्मी मिले, आपको गर्मी नहीं चाहिए, आपको मास फ्लो चाहिए। तो आप क्या करोगे, उसमें हाइड्रोजन डालोगे। हाइड्रोजन क्यों डालोगे? क्योंकि हाइड्रोजन लाइट वेट है। अगर आपका टेम्परेचर है, लाइट वेट पार्टिकल उसको हिट करता है तो वो ज़्यादा वेलोसिटी गेन करता है, आपको स्पीड चाहिए, इसीलिए लाइटर चीज़ को ही जनरली भेजा जाएगा। अगर ऑक्सीजन भारी पड़ रहा है तो फ्यूल भेज दिया जाएगा। या अगर जैसे मीथेन के केस में आपका फ्यूल रिच नहीं करते, ऑक्सीजन रिच करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हल्का होता है तो ऑक्सीजन भेज देंगे। और फिर ये सब डिपेंड करता है, आप अपना रॉकेट इक्वेशन के हिसाब से देख सकते हैं। तो इससे आप ऐसा डिज़ाइन कर सकते हो कि कोर का हिस्सा में आग जल रहा है और अगल बगल ठंडा, मतलब सिर्फ 1000 डिग्री का, मतलब कोर आपका 3000 डिग्री सेल्सियस का है और अगल बगल आप कहिए 1000 या 2000 डिग्री तक का आप एक मतलब हॉट गैस का ये बना लीजिए, उस पर समझिए ब्लैंकेट। अब ये बात सही है कि उस रॉकेट इंजन के केस में 1000 डिग्री बहुत ठंडा होता है, और ये करके आप मैनेज कर सकते हो। और यही इसी का काम होता है, सारा कंबस्शन स्टेबिलिटी यहीं से स्टार्ट होता है। अगर ये फ्यूल मिक्सिंग अच्छे से कर रहा है, हर जगह जितना बड़ा बनाएंगे उतना बड़ा समस्या होगा। अगर हर जगह ये अच्छे से मिक्सिंग कर रहा है, आपका फ्यूल स्टेबल होना चाहिए। ये इंजेक्टर का स्टेप होता है। अब बात करते हैं इसके बाद कंबस्टन चेंबर में। आपने ईंधन लाया, ईंधन में आग लगाया, इसको कंटेन करने का काम होता है कंबस्टन चेंबर। कंबस्टन चेंबर के अंदर जो हो रहा है उसे हम लोग टेक्निकल समझना चाहें तो वो केमिकल एनर्जी को ले रहा है, थर्मल एनर्जी में बदल रहा है। आपका अभी तक क्या था, आपके पास लिक्विड ऑक्सीजन था, लिक्विड मीथेन था, ये दोनों में केमिकल एनर्जी ट्रैप है, आप उसे रिलीज करा रहे हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करा रहे हो। ये कहाँ कर रहे हो? ये आप कर रहे हो थर्मल चेंबर में, यानी ये है थर्मल चेंबर, यहाँ पे कर रहे हो। और यही सबसे हॉट होता है रॉकेट में। पूरा रॉकेट में कहीं पे भी गर्मी नहीं होती सिवाय इस जगह पे, मतलब ये जगह इतना ज़्यादा हॉट होता है। और ये समझिए कि इतना हॉट है कि कोई भी चीज़ नहीं बनाया गया आज तक या कभी बनाया जा सके जो इसका टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके, नहीं किया जा सके। क्यों? क्योंकि ये साइक्योमेट्रिक रेशियो पे परफेक्ट जलता है। तो मतलब आप हमेशा यहाँ 100% आपका थर्मल एनर्जी निकल रहा है जितना फ्यूल में ट्रैप है, और उसको आप ओवरफ्लो भी कर रहे हो तो भी वो बहुत हॉट है, तो कुछ भी पिघल जाएगा। तो बात है कि पिघल जाएगा तो इंजन कैसे टिका हुआ है? मैं बोल रहा हूँ यहाँ कुछ भी पिघल जाएगा और इंजन चल रहा है कैसे? तो इंजन को ठंडा रखने के लिए एक्टिव कूलिंग या अबलेटिव कूलिंग करना पड़ेगा। अच्छे इंजन में एक्टिव कूलिंग की जाती है, यानी कि लिटरली ठंडा करते जा रहा है, कि ये पिघलने का कोशिश कर रहा है मेटल, और मेटल को ठंडा किया जा रहा है लिक्विड से। आरपी मतलब लिक्विड, ये समझ लिए किरोसिन डाल के किया जा सकता है, मीथेन डाल के किया जा सकता है। जनरली कोशिश की जाती है ऑक्सीजन ना भेजे, क्योंकि मैंने बताया ऑक्सीजन बहुत स्ट्रेस डालता है मेटल पे। आप सुनते ही होंगे मेटल ऑक्सीडाइज होता है, करोड करता है, तो आप चाहोगे नहीं कि उसमें हाई प्रेशर पे आप हाईली रिएक्टिव गैस डालो उसके अंदर। तो इसीलिए जनरली फ्यूल भेजा जाता है ठंडा करने के लिए। और अगर फ्यूल क्रायोजेनिक है, बल्ले बल्ले, जैसे कि RS-25 के केस में लिक्विड हाइड्रोजन, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, वो आराम से आपका हीट विक कर ले रहा है। इसके केस में केरोसिन था, रैप्टर के केस में मीथेन होगा। तो ये ठंडा करते रहता है, क्योंकि अगर ठंडा नहीं करे ये तुरंत पिघल जाएगा। तो आप बोलोगे क्या कोई चीज़ ऐसा नहीं बनाया जैसे जो इसका टेम्परेचर पर? हाँ बना सकते हैं, बस वजन बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब पूरा पहाड़ के साइज़ का इसका वजन हो जाएगा। तो ये एक सीरियस समस्या बनता है। तो या तो इसको आप एक्टिवली कूल करो या अबलेटिव कूलिंग करो। रैप्टर मतलब मर्लिन जब बनाया जा रहा था फाल्कन 9 के पास ज़्यादा पैसा था नहीं, मतलब स्पेस एक्स पास ज़्यादा था नहीं, तो स्टार्टिंग में यानी फाल्कन 1 जब बनाया तो अबलेटिव कूलिंग कर रहे थे, यानी कि इसके अंदर एक जो परत था वो जल के हटते जा रहा था। तो बोलेंगे उससे खत्म नहीं हो बात है कि 2 मिनट तक उसको बस जलना था, और वो जब जल के हटता है तो वो अबलेट कर रहा है, कि मतलब जैसे आपका ये सरफेस है, सरफेस यहाँ मटेरियल है, ये मटेरियल हटा, वो गर्मी लेके हट गया, फिर ये दूसरा मटेरियल है वो गर्मी लेके हट गया, बस आपको इतना मोटा देना होता है कि 2 मिनट तक वो टिक जाए। और ये किया जाता है, जनरली ग्राफाइट डाला जाता है, 2 मिनट तक टिक सकता है।
तो ये मतलब वो सबसे सस्ता ऑप्शन है, मिसाइल विसाइल के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप रीयूज़ करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार आपको इंजन को दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक्टिव किया जाता है, और एक्टिव ज़्यादा हाई पावर अलाउ करता है। फिर यहाँ पे समझिए इस जगह पे कोर लेवल पे प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि रॉकेट के इंजीनियरिंग केस में सबसे बड़ा फजीयत क्या है, तो फजीयत यही है, यहाँ पे उतना एनर्जी को कंटेन करना सेफली सबसे बड़ा दिक्कत है। जैसे अभी रैप्टर के केस में देखिएगा, रैप्टर 2 का डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या शिकायत आ रहा है कि भैया और पावर हम निकालना चाहते हैं लेकिन वो पिघल जाता है। तो पिघलता क्या, यही ये जगह पे ही सबसे ज़्यादा हीट है, और ये इतना ज़्यादा हाई फ्लक्स है कि वो आपका इंजेक्टर प्लेट को पिघला देगा, अगर मतलब फ्लो रेट परफेक्ट नहीं रहा, कूलिंग परफेक्ट नहीं रहा, तो साइड वॉल्स पिघला देगा, और ये जैसे डैमेज हुआ काम खत्म आपका रॉकेट बूम। तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, और इसी का लिमिट के कारण हम लोग बहुत बड़ा इंजन नहीं बना सकते। जैसे आप देखिए F1 बहुत ज़्यादा बड़ा इंजन था फिजिकली अगर आप देखें, और इसमें बहुत दिक्कत आया इसको ठंडा करने में, इसको कंबस्शन स्टेबिलिटी देने में। रशियन लोग उसी समय RD-170 के केस में चले गए, इससे ज़्यादा पावर निकाल रहे थे, F1 से ज़्यादा पावर निकाल रहे, लेकिन पावर मैनेज करना इतना मुश्किल हो रहा था कि टर्बो पंप तो बना लिए बल्ले बल्ले, टर्बो पंप से फीड कर रहा है, लेकिन जब भी एक नोजल में भेजते बूम हो जाता था, कंबस्चन इंस्टेबिलिटी। तो ये लोग 4 छोटे छोटे नोजल्स में भेज रहे हैं, ये एक ही इंजन है लेकिन 4 नोजल है। तो और इसीलिए देखिए कि इससे भी छोटा आपका रैप्टर इंजन है, कारण वही है कि आप बड़ा नहीं बना सकते, ये चेंबर बहुत फजीयत हो जाता है। तो ये एक लिमिट डालता है कि बहुत बड़ा आप नहीं बना सकते, चाहे आप कुछ भी इंजीनियरिंग कर लो। इसीलिए ये एक लिमिटिंग फैक्टर आता है कंबस्शन चेंबर, इसीलिए आपको कई बार उटपटांग डिजाइन मिल सकता है। अब बात करते हैं नोजल के बारे में। तो नोजल का काम क्या होता है, नोजल का काम होता है थर्मल एनर्जी को थ्रस्ट में बदलना, क्योंकि आप गर्मी नहीं चाहते हो ना, आप रॉकेट इंजन बना रहे हो तो उसमें आपको गर्मी थोड़ी चाहिए कि हाँ ये गर्म हो जाए, आप थोड़ी उससे पानी बॉईल करने वाले हो, आपको रॉकेट को ऊपर भेजना है। तो रॉकेट को ऊपर भेजने के लिए ये कैसे बनाए, इसी का काम होता है। ये किया जाता है नोजल के द्वारा। तो नोजल करता क्या है, तो नोजल लेता है आपके पास सब सोनिक हाई प्रेशर मटेरियल को, यानी कि आपका यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप प्रेशर से बम बम डाल रहे हो, बम बम डाल के बम बम एनर्जी निकल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि कोई भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाओगे बाई डिफॉल्ट प्रेशर बढ़ जाता है, और प्लस उसके ऊपर से आप टर्बो पंप से और डाल रहे हो और डाल रहे हो, तो यहाँ आपका प्रेशर बम बम है, टेम्परेचर अति बम बम है। अब इसे नोजल, इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, ये करता क्या है कि इसको चोक कर देता है कि भैया हम आपको जाने नहीं देंगे, चोक किया जाता है। अब बोलेंगे आप चोक क्यों कर रहे हो, चोक करने का फायदा ये होता है कि आप एक तौर का ट्रांसफार्मर लगाते रहो कि भैया तुम्हारे पास बहुत टेम्परेचर है, मतलब आपका टी बहुत हाई है, आपका प्रेशर बहुत हाई है, लेकिन ये दोनों आपके कोई काम का नहीं है, आपको चाहिए वेलोसिटी यानी मार्क स्पीड, आपका मार्क स्पीड बहुत कम है भैया, इससे काम नहीं चलेगा, इससे रॉकेट आपका नहीं चलेगा। मैंने बोला ना आपको चीज़ पीछे फेंकना है लेकिन तेज फेंकना है, तो आप ये वेक्टर को कैसे बढ़ाओगे, आप इसे चोक कर देते हो। अब चोक करने के बाद ये होता है कि वो चोक हो गया, ठीक है आपने चोक कर दिया, लेकिन चोक के बाद आप उसे डाइवर्जिंग जगह देते हो। अब डाइवर्जिंग जगह पे वो जैसे ही जाता है वो लिटरली अपना थर्मल एनर्जी लॉस कर देता है, अपना प्रेशर लॉस कर देता है, लेकिन एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उसने ये 2 चीज़ लूज किया तो गेन क्या किया, वेलोसिटी, धड़धड़ा कि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाता है, यहाँ पे आपका बेयरली कुछ हो रहा है, यहाँ पे सुपरसोनिक से पहुँच गया, या मतलब बहुत हाई स्पीड पहुँच जाता है। तो और इसीलिए आप देखते होंगे ये शॉक डायमंड देखते हैं, कभी समझ कि शॉक डायमंड क्यों बन रहा है। शॉक डायमंड बन रहा है कि जो आपका एग्जॉस्ट निकल रहा है इंजन से, एटमॉस्फेयर यानी कि जो 15 PSI पे है वो इसे कंप्रेस कर दे रहा है। इससे समझिए इतना कम, ये 15 PSI से कम होता है, लिटरली एटमॉस्फेयर कंप्रेस करता है। ये जैसे कंप्रेस किया, अब आप कंप्रेस कर रहे हो तो फिर वहाँ अभी अभी भी तो बहुत थर्मल एनर्जी है, वो फिर से एक्सपैंड करता है, फिर से एक्सपैंड किया, फिर नेचर बोलता है नहीं, फिर ऐसे एक्सपैंड किया नहीं, ऐसा 1-2 बार होता है, उसके बाद ठंडा पड़ जाता है। इसलिए स्पेस में जब भी रॉकेट मतलब सैटर्न 5 का वगैरह कोई पिक्चर ढंग से देखेंगे, जो मतलब पूरा दिखाया जा रहा है लॉन्च से ऊपर जाने तक में, जैसे जैसे अपर एटमॉस्फेयर में जाने लगता है ये सब गायब हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है उसको दबाने के लिए। और इसका एक्सपेंशन रेशियो की, यानी ये थ्रोट कितना होगा और जो आउटर डायमीटर कितना होगा, ये ज़रूरत के हिसाब से चुना जाता है। यानी कि अगर आप सी लेवल पर बात कर रहे हो तो ये एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा आप कर दोगे सेपरेशन होने लग जाएगा, मतलब आपका जो गैस फ्लो है चिपका नहीं रहेगा एग्जॉस्ट के साथ। वैसा नहीं होने पर एटमॉस्फेयर अंदर घुस जाता है, एटमॉस्फेयर जब अंदर घुस जाता है तो बूम बम बिम हो सकता है, मतलब वाइब्रेशंस आने लगेंगे, वाइब्रेशन से ऑसिलेशंस आने लगेंगे, ऑसिलेशन से बूम हो जाएगा। तो वो नहीं किया जाता। लेकिन वैक्यूम के केस में अगर आप जा रहे हो तो ये किया जाता है जितना बड़ा हो सके बनाया जा सके, जितना बड़ा बनाएंगे उतना ज़्यादा इफिशिएंट हो जाएगा। तो ये है नोजल वाला साइड, इस पर भी डेडिकेटेड मेरे चैनल में पूरा डिटेल वीडियो बनाया जा चुका है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रॉकेट के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ इससे आपको एक थोड़ा ओवरऑल पिक्चर लग गया हो कि क्या मेन लेवल पे लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।